दोस्तों, मेगा स्क्रीन फिज़िक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यार नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं यार। आज का ये जो वीडियो है वो हमारा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन लेंगे आज हम कि एटम्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ठीक है, तो ये सब बात करेंगे आज। डाल्टन एटॉमिक थ्योरीज पर भी बात करेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं, है ना, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। तो यार धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारी रिसर्चेस थी वो पहले क्या होता था कि 400 BC पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, 400 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, क्या होता था कि सब लोग बोला करते थे कि एटम जो है वो मैटर का एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। आपको पता होगा यार, महर्षि कन्नड़ ने बोला था कि जो जितने भी पूरा यूनिवर्स में, जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने एटम का नाम परमाणु दिया। फिर धीरे धीरे ये रिसर्चेस हमारी बढ़ी। उस वक्त पर इतना हमारे पास सोर्स भी नहीं था कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सके, बिकॉज उस वक्त हमारे जो मतलब हमारा जनरेशन था वो इतना डेवलप नहीं था कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करके उसका प्रूफ ले सके कि ये आखिर होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे जो डेवलपमेंट हुई हमारे जनरेशन की, तब हमारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, तब एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि जो एटम है वो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का। ठीक है, मतलब जितना भी पूरा मैटर है वो एक छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है। ठीक है, जो मतलब जिसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आपको पता होगा दीवार का जो वॉल है हमारे पास, उसका जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा ब्रिक, ठीक है, ईंट, है ना। तो हमारा फंडामेंटल इसलिए बोला गया जो मैटर है हमारे पास, मैटर क्या होता है, जिसके पास मास हो और जो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोलते हैं। तो जो मैटर का जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हमने बोला था एटम। ठीक है, काफ़ी समय तक यही बात चलती रही। फिर जॉन डाल्टन ने 1808 में अपनी पहली एटॉमिक थ्योरी पब्लिश की। ठीक है, वो सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी मानी जाती है कि एटॉमिक थ्योरी पब्लिश की गई, और उन्होंने बोला कि जो मैटर है वो टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर के बनता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जो है ना, जो मैटर है वो टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बनता है। जैसे सपोज करिए मैटर है तो ये टाइनी डिस्क्रीट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, जो हमारा क्या बनाता है, मैटर बनाता है। ठीक है, जो हमारा क्या बनाता है, मैटर बनाता है ना। तो जो एटम का इन्होंने डेफिनेशन दी वही दी कि जो टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल है मैटर का वो हमारा एटम है। और एटम के बारे में इन्होंने जनरल इन्फॉर्मेशन ये दी कि जो एटम है उसको हम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पूरे यूनिवर्स में मैटर जो है कंजर्व है, एनर्जी और मैटर जो कंजर्व है। ठीक है, ना तो हम नया मैटर बना सकते हैं और ना हम नया मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यार देखो, मैटर और एनर्जी आपस में रिलेटेड है। अगर आप मैटर को ख़त्म करोगे तो वो एनर्जी के फॉर्म में ही जाएगी। ठीक है, तो आप फॉर्म में चेंज कर सकते हो, बट आपको जो मैटर है वो हमारा कंजर्व है पूरे यूनिवर्स का। तो जॉन डाल्टन ने यही बोला कि जो हम एटम्स को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उन्होंने दूसरा पॉइंट ये बोला था कि जितने सेम एलिमेंट है, अगर हमारे पास दो एलिमेंट जो सेम हैं, ठीक है, दो एलिमेंट अगर हमारे जो सेम हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी सेम होंगे। ठीक है, उनका कुछ भी चीज़ जो होगा सब आइडेंटिकल होगा, उनका कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होगा, मास डिफरेंट नहीं होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं होगा, उनके अंदर जो मतलब कि कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, वो दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट होंगे। बट आज के टाइम पे दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज आपको पता है कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई है। तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद यार सेम एलिमेंट जो हैं, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, अगर एग्जांपल है आइसोटोप्स का, तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसी का आइसोटोप्स क्या है, प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया। ये तीन हमारे पास आइसोटोप्स हैं। तो आपको पता होगा यार, इन तीनों में पहले वाले में तो न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। प्रोटियम में एक हाइड्रोजन के पहला आइसोटोप जो प्रोटियम है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरे वाले ये ड्यूटेरियम जिसको हम बोलते हैं उसमें एक न्यूट्रॉन की संख्या होती है। यानी यहाँ पर जो है आइसोटोप्स जो सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन जो एक सेम एलिमेंट है, उनका आइसोटोप्स में क्या हो रहा है कि उनका मास चेंज हो रहा है। यानी एलिमेंट हमारे पास सेम है पर मास डिफरेंट है। यानी ये उस वक्त की जो थ्योरीज थी वो गलत हो गई। आज के टाइम पर वो थ्योरी नहीं लगती। पहले यार ये बोला जाता था कि पहले, क्योंकि उनको इतना पता नहीं था, क्योंकि उतने मॉडर्न हमारा वो नहीं हुआ था, जनरेशन हमारा इतना डेवलप नहीं हुआ था।
तो उस वक्त में बोल दिया गया था कि जो सेम एलिमेंट के एटम हमेशा सेम होंगे, बट आज के टाइम पे दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद, आइसोटोप्स की डिस्कवरी से पहले इन्होंने ये बोला था, ठीक है, तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद जो सेम एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका ही अलग अलग आइसोटोप जिसका मास डिफरेंट है, ठीक है, वो इस पर लागू नहीं होती। दूसरी चीज़ उन्होंने बोलती कि सेम एलिमेंट के एटम हमेशा सेम होंगे, है ना, अगर दो एलिमेंट हमारे पास सेम है तो उनके जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया कि आइसोटोप्स की डिस्कवरी से पहले उन्होंने ये चीज़ बोला। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि डिफरेंट एलिमेंट, अगर हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके जो एटम्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, उनका कुछ भी सेम नहीं हो सकता। बट आज के टाइम पे ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि आइसोबार्स की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। आइसोबार्स की डिस्कवरी के बाद दो ही एटम्स हैं, दो एलिमेंट है, जैसे आर्गन, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनका मास क्या है 40 है, ठीक है, तो इन तीनों का मास सेम है, बल्कि जबकि एलिमेंट डिफरेंट है। तो ये एलिमेंट डिफरेंट है बट इनका मास सेम है, इसलिए आज के टाइम पे ये भी ट्रू नहीं लगती है। बहुत पहले बोला था इन्होंने, बोला था कि जो एटम है वही पूरे मैटर का एक सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम ही पूरे मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। बिकॉज आज हम जानते हैं कि एटम्स के अंदर भी बहुत सारे डिस्क्रीट छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एटम्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल है, आज के टाइम पर हम जानते हैं। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी ज़्यादा नहीं चली, ठीक है, फिर और मॉडर्न रिसर्चेस हुए। फिर आपको पता है कि यार एटम्स का कॉम्पोजिशन आज के टाइम पे कितना पहुंच चुका है। हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ये तीनों सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। बट आपको पता है कि आज तो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है, जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है वो कितना आगे बढ़ चुका है। एटम्स के अंदर कितने सारे एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स हैं, मेसॉन्स हो गया, क्वार्क्स हो गया, लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है, क्वार्क्स में आपके अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम क्वार्क्स आ जाते हैं। तो कितने सारे पार्टिकल हैं, न्यूट्रिनो, ये सब कितने सारे पार्टिकल्स हैं। एटम्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने सारे पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में केवल 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो पहले तो हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी और फिर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा बाद में हुई थी, बट प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी फिलहाल में हो गई थी, तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर बाद में हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी पढ़ेंगे। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, अभी तक आप ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्यूट करता है, ठीक है, ऑर्बिट में। फिर इलेक्ट्रॉन का हमारे पास वेव नेचर आया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर हमारे पास आया कि जब इलेक्ट्रॉन वेव होगा तब कैसी थ्योरीज लगेंगी। अब पार्टिकल जो थ्योरीज चलती आ रही थी इलेक्ट्रॉन्स के केस में, ठीक है, फिर अब इलेक्ट्रॉन जब एकदम से वेव बन गया, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो गया, तब हमारी कैसी थ्योरीज लगेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि लाइट जो है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनके भी ड्यूअल नेचर होते हैं। पार्टिकल नेचर भी हमें पढ़ना है, वेव नेचर भी हमें पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक फिनोमिना है, जो लाइट के पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से प्रूफ हो सकता है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो सबसे लास्ट में आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव को दर्शाता है, मैटर वेव की इक्वेशन है, उसको भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यार अभी हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग आज तोड़ते हैं। तो आज हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया कि हमें क्या क्या इसमें चीज़ों में पढ़ना है, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें क्या बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर पढ़ना है, बोहर का मॉडल पढ़ना है, अर्न्स्ट रदरफोर्ड जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की उनका मॉडल पढ़ना है और ठीक है, और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बारे में पढ़ना है कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी ने क्या बोला था, ठीक है। जे थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ना है हमें, और इरविन श्रोडिंजर के वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉन के वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या प्रॉपर्टी वो शो करता है वेव होने के बाद, वो सभी हमें पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट में आएगा, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ऑफ बॉज प्रिंसिपल, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्बिटल्स के बारे में हमें देखना है, जो एक नया कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो हमें केवल इतने सारे, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो आज हमने केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन दिखा कि जॉन डाल्टन की थ्योरीज आई। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। इन्होंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ लिया होगा आपने, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें इन्होंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब जैसे लॉज दिए थे, है ना। पर इन्होंने जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में ही बताया था, एटम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए थे इन्होंने, जो कि आज के टाइम पे ट्रू नहीं है। बट ये ट्रू है कि एटम्स को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम मतलब क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो आज के टाइम में केवल इतना ही, मतलब आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जे थॉमसन को। तो हम लोग अगले वीडियो में वही पढ़ेंगे कि कैसे ये डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आज हमने केवल इंट्रोडक्शन लिया एटम्स के बारे में, ठीक है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। और अभी हमें आगे जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, ये सब पढ़ने। तो यार चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।